वेलकम टू एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। आप एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के प्लेलिस्ट में जाकर क्लास वाइज या सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को चूज़ कर पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। बच्चों, आज हम लोग कृषक आंदोलन का अध्ययन करेंगे। कृषक आंदोलन में सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन के दौरान कृषक आंदोलन की भूमिका अर्थात किसानों की भूमिका। ठीक है, तो हम लोग इसको कई पार्टों में विभाजित कर लेंगे। और सर्वप्रथम स्वदेशी आंदोलन का अगर हम लोग जिक्र करें तो स्वदेशी आंदोलन आपको पता है बच्चों 1905 ईस्वी में बंग भंग को केंद्र करके चलाया गया था। इसमें किसानों की कोई सक्रिय भूमिका नहीं थी, इसमें सक्रिय भूमिका का अभाव था। किसानों के अंदर वो उत्साह नहीं था, समझ गए। और जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान नेता थे वो किसान आधारित योजना नहीं बना पाए, अर्थात किसानों को जोड़ नहीं सके। आपको पता है यह आंदोलन यानी अर्थात स्वदेशी आंदोलन केवल शहरों के उच्च एवं मध्यम वर्ग तक ही सीमित था, समझ गए। तो इससे गांव में ग्रामीण अंचलों में किसानों को जोड़ा नहीं जा सका, समझ गए। और बच्चों, इस वक्त का जो नेतृत्व है वो कृषक यानी किसानों और जमींदारों के बीच में एक समन्वय स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। अर्थात देखिए यहाँ पे विडंबना क्या थी नेताओं के सामने, अगर वो किसानों के ऊपर ध्यान देते, किसानों के हित की बात करते तो जमींदार वर्ग नाराज हो जाता, समझ गए। और जमींदार वर्ग का समर्थन इस आंदोलन में या इस दौरान बहुत जरूरी था, समझ गए। तो इसी वजह से एकदम किसानों के ऊपर ध्यान नेताओं के द्वारा नहीं दिया गया। और डॉक्टर बिपिन चंद्र ने भी लिखा है कि इस आंदोलन ने आशानुरूप बंगाली कृषक समाज को प्रभावित नहीं किया, समझ गए। और डॉक्टर अमरेश त्रिपाठी ने कहा है कि मजदूर तथा किसानों का इस आंदोलन के प्रति निरुत्साह ही इस आंदोलन की व्यर्थता का परिचायक है। अर्थात स्वदेशी आंदोलन में किसानों की भूमिका इस वक्त देखने को नहीं मिल रही है, समझ गए बच्चों। अब हम लोग गांधी युग में प्रवेश कर रहे हैं और गांधी युग में सबसे पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह 1917 पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों देखिए, चंपारण गांधी जी जब भारत आए 1915 में, उसके बाद 1920 में सबसे बड़ा आंदोलन असहयोग आंदोलन शुरू होता है। लेकिन उससे पहले 3 छोटे छोटे आंदोलनों में वो शामिल हुए थे, जैसे चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद का श्रमिक आंदोलन। ठीक है, तो जो किसान आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह, ये देखिए 1917 में शुरू हुआ था। बच्चों, चंपारण बिहार में पड़ता है, बिहार में एक जगह है, वहां पे किसानों से अंग्रेज बागान मालिक जो थे एक करार किए थे, एक एग्रीमेंट किए थे, जिसके अंतर्गत किसानों को अपने कृषिजन्य क्षेत्र के 3/20वें भाग पर नील की खेती करनी होती थी। अर्थात अगर मान लीजिए 20 भाग है तो उसका 3 भाग नील की खेती करेंगे, या दूसरे अर्थ में प्रति बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती करनी होती थी, समझ गए। तो अब क्या हुआ, इस पद्धति को 3 कट्ठिया पद्धति कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा बच्चों? 3 कट्ठिया पद्धति। ठीक है, तो किसान जो थे अब कुछ दिनों तक इस एग्रीमेंट का पालन करते रहे, लेकिन बीच में क्या हुआ बच्चों कि जो नील का बाजार था वो मध्यम पड़ गया, मंद पड़ गया। 19वीं सदी के अंतिम दिनों में रासायनिक रंगों की खोज हो गई और उसके प्रचलन से नील के बाजार में गिरावट आई। अब नील बागान मालिक चंपारण क्षेत्र के अपने नील कारखाने को बंद करने लगे। अब कारखाना बंद होने लगा नील का, तो हुआ क्या कि जो 3 कट्टिया व्यवस्था या पद्धति के अंतर्गत समझौता हुआ था उससे किसानों को मुक्त करने के लिए अंग्रेज बागान मालिकों ने भारी लगान की मांग की। अब इससे किसान भड़क गए, समझ गए, इससे किसान भड़क गए। अब 1917 में चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने
चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व गांधी को सौंपने के लिए उनसे लखनऊ में मुलाकात की, यानी गांधी जी से उन्होंने मुलाकात की। गांधी जी के चंपारण पहुंचने पर वहां का जो प्रशासन था उन्हें जिला छोड़ने की धमकी दी, उनकी आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने सत्याग्रह की धमकी दी, जिससे डर कर आदेश वापस ले लिया गया। सत्याग्रह बच्चों, सत्याग्रह भारत में इसका पहला प्रयोग गांधी जी ने यहाँ पे किया था। और चंपारण में गांधी जी के साथ कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिक और जेवी कृपलानी। अंत में क्या हुआ कि चंपारण आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में किसानों की एकजुटता को देखते हुए सरकार ने 1917 में मामले की जांच के लिए एक आयोग स्थापित किया, जिसके सदस्यों में गांधी जी खुद थे। समझ गए? और अंत में चंपारण कृषि बिल पारित होता है, लाया गया, जिससे सैकड़ों वर्ष से जो परंपरा चली आ रही थी, जो अत्याचार हो रहा था किसानों के ऊपर, उसका अंत किया गया। समझ गए? और आयोग की सलाह, एक आयोग जो गठित हुआ था, उसकी सलाह पर सरकार ने 3 खटिया पद्धति को बंद कर दिया, समाप्त कर दिया, और किसानों को अवैध रूप से वसूले गए धन का 25% भाग वापस करने का ऐलान किया। समझ गए बच्चों? गांधी जी को इसी वक्त इस आंदोलन के दौरान महात्मा की उपाधि दी गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। तो समझ में आ गया होगा आपको चंपारण सत्याग्रह क्या था और इस वक्त किसानों की समस्या क्या थी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह, जो 1918 में शुरू किया गया था। कब किया गया था बच्चों? 1918 में। देखिए, इस दौरान गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों ने सरकार के विरुद्ध बढ़ी हुई लगान की वसूली के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन किया था। हुआ क्या बच्चों कि किसान बढ़ी हुई लगान देते थे, किसानों से वसूली होती थी। अब 1918 में अकाल पड़ गया, फसल खराब हो गई। अब फसल खराब होने के बावजूद भी बढ़ी हुई जो रकम थी, वसूली थी, वो जारी थी। किसान परेशान हो गए। ठीक है, अब सरकार ने अकाल के बाद भी, खराब फसल के बाद भी उगाही के लिए किसानों पर नाना प्रकार के अत्याचार करने लगे। किसके द्वारा किया जा रहा है? सरकार के द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा। अब वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक और वल्लभ भाई पटेल जैसे प्रमुख नेताओं को लेकर गांधी जी ने वहां पर सत्याग्रह शुरू किया और अंत में सरकार के अत्याचार के बावजूद भी किसानों को कर न देने का आह्वान किया। ठीक है, यानी गांधी जी के नेतृत्व में किसानों को कर नहीं देने के लिए बोला गया। ठीक है, और सरकार को झुकना पड़ा। अंततः सरकार झुक गई। आंदोलन के दबाव में क्या हुआ, सरकार ने जो समस्या थी किसानों की, उसको हल करने का प्रयास किया और गांधी जी ने जो आंदोलन चलाया था इस जगह में, खेड़ा में, इसको देखते हुए सरकार ने एक गोपनीय दस्तावेज जारी किया, जिसमें कहा गया कि लगान उसी से वसूली जाए जो देने में समर्थ हो। समझ गए? अब सरकार ने क्या कहा कि लगान उसी से वसूला जाए जो देने में सफल हो। बच्चों, गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन सफल रहा और खेड़ा में ही गांधी जी ने अपने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह की शुरुआत की थी। समझ में आएगी? अब हम लोग आगे चलते हैं असहयोग आंदोलन 1920 का अध्ययन करने। ठीक है, देखिए बच्चों, असहयोग आंदोलन के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ये 1920 में चलाया गया था। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। इसके अनेक कार्यक्रम थे, रचनात्मक और नकारात्मक, ये भी मैंने बता दिया था। बच्चों देखिए, गांधी जी के नेतृत्व में जब ये आंदोलन चला, इसी दौरान यह जन आंदोलन के रूप में परिणित हो गया। इससे पहले के आंदोलन आम लोगों से कटे हुए थे, लेकिन असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो चुका था और इसमें किसानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बच्चों, किसानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसी आंदोलन में गांधी जी के प्रयास से किसान मुख्य धारा से जुड़े थे। अब इसी आंदोलन के दौरान जो कार्यक्रम
निश्चित किए गए थे उसमें किसानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। किसानों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी किया था, समझ गए। और स्त्री पुरुष जो खेतों में काम करने वाले किसान थे वो अपनी क्षमता के अनुसार गांधी जी के आह्वान पर जहां आवश्यकता हुई उन्होंने अपना योगदान दिया, समझ गए। और इस दौरान मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एवं कांग्रेस के अन्य अस्थायी राजनीतिक जो नेता थे उनका संबंध किसान आंदोलन से हो गया, समझ गए। और इस प्रकार किसान आंदोलन, कृषक आंदोलन भारतीय स्वाधीनता संग्राम के एक अंग के रूप में बदल गया, समझ गए। तो एक पॉजिटिव जो भूमिका अदा की गई थी, सकारात्मक भूमिका अदा की गई थी, वो असहयोग आंदोलन के दौरान देखने को हमें मिलता है। किसके द्वारा बच्चों? किसानों के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? किसानों के द्वारा। देखिए अब हम लोग 1920 अर्थात असहयोग आंदोलन से लेकर 1929 के समय काल के बीच में जो किसान आंदोलन हो रहा है उसका संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। 1929 मैंने इसलिए लिख लिया है क्योंकि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है, तो वो हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए इस वक्त जो किसान आंदोलन है उसकी सामान्य मांगे क्या थी, ध्यान से सुनिए, उनकी मांगे क्या हैं। जमींदारी प्रथा का अंत, बेगार प्रथा का अंत, सामंती वसूली पर रोक, लगानों की दरों में कमी, गैर कानूनी ढंग से छीनी गई जमीन की वापसी, काश्तकारों के अधिकारों की सुरक्षा, जमींदारों के जुल्म व उत्पीड़न पर रोक और खेतिहरों को उचित मजदूरी, ये सामान्य मांगे थी। देश के विभिन्न अंचलों में जो किसान आंदोलन चल रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य इन्हीं मांगों के इर्द गिर्द घूम रहा है, समझ गए बच्चों। अब हम लोग देखते हैं मेवाड़ में कृषक आंदोलन, ठीक है। मेवाड़ का क्षेत्र कहाँ पर पड़ेगा बच्चों, आपको मालूम है, ये इलाका आएगा राजस्थान का। देखिए 1920 के दशक के कृषक आंदोलन का प्रमुख केंद्र राजस्थान विशेषकर मेवाड़ था। 1920 के दशक के आरंभ में बिजौलिया और बेगू, देखिए यहाँ बिजौलिया और बेगू को केंद्र बनाकर मेवाड़ में व्यापक किसान आंदोलन शुरू हो गया था। और इस आंदोलन का नेतृत्व जो नेतागण थे विजय सिंह, मणिकलाल वर्मा, राम नारायण, बाबा सीताराम दास आदि ने किया था। जोधपुर में जय नारायण व्यास ने किसान नेता के रूप में उभरे तथा भीलों को संगठित करने में मोतीलाल तेजावत की अहम भूमिका रही है। इस इलाके में भील रहते थे, भील ट्राइब आपने सुना होगा, उनको भी संगठित किया गया था। बच्चों बिजौलिया के किसानों ने अपने आंदोलन में कांग्रेस, महात्मा गांधी तथा गणेश शंकर विद्यार्थी से भी संपर्क किया था, समझ गए। और इस आंदोलन की तीव्रता ने साम्राज्यवादी शासकों में चिंता पैदा कर दी थी, ठीक है। तो बिजौलिया और बेगू का जो किसान आंदोलन था उस वक्त सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था, ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं दरभंगा का किसान आंदोलन। देखिए दरभंगा में 1919-20 ईस्वी में ही बिहार के प्रमुख देसी राज्य दरभंगा में किसान आंदोलन की तीव्र लहर उठी और इसका नेतृत्व जो किया था उन्होंने स्वामी विद्यानंद थे। कौन थे? स्वामी विद्यानंद, इनका दूसरा नाम विशुभरण या स्वामी विद्यानंद था, ठीक है। यह आंदोलन मूलतः बलात् वसूली के खिलाफ था और अंत में नाम मात्र की सुविधा प्राप्त करके ही समाप्त हो गया, समझ गए। तो दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, मुंगेर इत्यादि इलाकों में किसान आंदोलन शुरू हुए थे और जो युद्ध के कारण, प्रथम विश्व युद्ध के कारण आवश्यक सामानों की कीमतों में वृद्धि हो गई थी, तो जनता नाराज थी, किसान नाराज थे, परेशान थे, इसलिए इन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था। और किसानों की जो मांगे थी वो मैंने अभी बता ही दिया था आपको, ठीक है। वो आप अपने नोट कॉपी में विधिवत लिख लीजिएगा। शुरू में ही मैंने बता दिया था किसान आंदोलन की सामान्य मांगे क्या थी, ठीक है बच्चों। अब बंगाल में किसान आंदोलन का थोड़ा बहुत अध्ययन हम लोग कर लेते हैं। देखिए
असहयोग आंदोलन में बंगाल के किसानों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रथम विश्व युद्ध के कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि तथा जमींदारी शोषण के फलस्वरूप यहाँ के किसानों की हालत बदतर हो गई थी। बच्चों देखिए 1921-22 में पाबना, बगुड़ा एवं वीरभूम में सरकारी जमीन के सर्वे के दौरान किसानों के द्वारा बाधा पहुंचाई गई थी। विशिष्ट गांधीवादी नेता एवं विद्यासागर कॉलेज के अंग्रेजी के प्राध्यापक जितेंद्र लाल बंदोपाध्याय ने वीरभूम में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। बच्चों कुमिल्ला, राजशाही, रंगपुर एवं दिनाजपुर में मुस्लिम किसान भी असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे। वीरभूम, बांकुड़ा एवं झाड़ग्राम में संथालों के भीतर तीव्र रोष दिखाई पड़ा। संथाल कौन थे? संथाल जनजाति, जिसका अध्ययन हम लोग संथाल विद्रोह में कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, चटगांव का इलाका जो था वहां जंगल लूटना शुरू हो गया और 1922 ईस्वी के फरवरी महीने में जलपाईगुड़ी में संथालों ने गांधी टोपी पहनकर पुलिस के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया और नीलफमारी में मुस्लिम किसानों ने गांधी दरोगा के अधीन एक स्वराज थाना को स्थापित किया था। नीलफमारी में मुस्लिम किसानों ने गांधी दरोगा के अधीन एक स्वराज थाना को स्थापित किया था। तो ये थोड़ा बहुत ध्यान दे दीजिएगा जो बंगाल में किसान आंदोलन शुरू हो रहा है। बच्चों अब मुख्यतः हम लोग आएंगे संयुक्त प्रांत का किसान आंदोलन। देखिए संयुक्त प्रांत अर्थात जो भी आपका वर्तमान उत्तर प्रदेश है वो इलाका तब संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जा रहा था। अवध, ये आंदोलन बच्चों आगरा और अवध का जो क्षेत्र है वहां पर हुआ था। अवध के क्षेत्र में सर्वप्रथम किसानों को जमींदारों और तालुकदारों के शोषण के विरुद्ध संगठित करने का जो प्रयास था वो होम रूल लीग ने किया था। होम रूल लीग बच्चों एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। ये एक आंदोलन था, एक मूवमेंट था। किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट ने शुरू किया था। बच्चों अवध के जो किसान थे इनको संगठित करने का प्रयास होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं ने किया था। बच्चों गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 1918 ईस्वी में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया जाता है। उत्तर प्रदेश किसान सभा ने शीघ्र ही शोषण के विरुद्ध विद्रोह करना शुरू कर दिया। बच्चों प्रतापगढ़ में नाई धोबी बंद प्रथा शुरू की गई। यह एक सामाजिक बहिष्कार प्रथा थी जिसमें जमींदारों तालुकदारों का सामाजिक बहिष्कार किया गया था। किसके माध्यम से? नाई धोबी बंद, यानी इनके यहाँ जमींदारों के यहाँ तालुकदारों के यहाँ नाई और धोबी ये लोग अपना काम नहीं करेंगे। बच्चों उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन था उसको शक्तिशाली बनाने में बाबा रामचंद्र का महत्वपूर्ण योगदान था। बाबा रामचंद्र का महत्वपूर्ण योगदान था। देखिए ये मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले थे। इन्होंने जमींदारों के विरुद्ध अवध के किसानों को संगठित करने की पहल की। ये सन्यासी के वेश में किसानों के बीच में रहकर गांव में सभाएं आयोजित करते थे और किसानों के बीच रामचरितमानस का पाठ करते थे ताकि किसानों को जागृत एवं संगठित किया जा सके। कौन करता था बच्चों? बाबा रामचंद्र, जो मूलतः महाराष्ट्र के थे। ठीक है, अब इन्हीं के प्रयासों से 1920 ईस्वी में अवध किसान सभा का गठन होता है। किसका गठन होता है? अवध किसान सभा। बच्चों 1920 में ही बाबा रामचंद्र की मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी हुई थी। बाबा ने जवाहरलाल नेहरू और गौरी शंकर मिश्र से किसानों की दुर्दशा का अवलोकन करने को कहा था। समझ गए? अवध किसान सभा बच्चों किसानों से बेदखली, भूमि न जोतने तथा बेगार न करने की अपील की थी और प्रतापगढ़ का जो रूर गांव ये बच्चों इस समय किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया था। रायबरेली, सुल्तानपुर तथा फैजाबाद में भी किसान विद्रोह हुए थे। समझ गए? तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान यहाँ पे जो किसान आंदोलन हो रहा है वो पूरी तरह जुड़ गया था। ठीक है, और
1921 में फुर्सतगंज बाजार में किसानों ने जमींदारों की निरंकुशता, बनियों के भारी मुनाफे, अनाज और कपड़े की मूल्य वृद्धि के विरोध में आंदोलन किया था। बच्चों, अंत में सरकार ने अवध माल गुजारी रेंट अधिनियम पारित किया और इस अधिनियम से फायदा तो कुछ नहीं हुआ किसानों को, लेकिन इस अधिनियम ने किसान आंदोलन को कमजोर कर दिया, किसान आंदोलन को तोड़कर रख दिया। ठीक है बच्चों, हम लोग किसान आंदोलन पढ़ रहे थे और आज उसी क्रम में हम लोग आंध्र प्रदेश चलते हैं। बच्चों, आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिला में एनजी रंगा एक अध्यापक थे। एनजी रंगा ने 1923 ईस्वी में रैयत समिति की स्थापना की थी। बच्चों, इस दौरान आंध्र प्रदेश में भी किसान आंदोलन हो रहे हैं। जो असहयोग आंदोलन का काल था, समय काल है, इस दौरान भी आंध्र प्रदेश में किसान आंदोलन अनेक जगहों पर हो रहा है। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट था यहाँ पे एनजी रंगा द्वारा स्थापित रैयत समिति, इसके बारे में मैंने बता दिया, ये 1923 ईस्वी में स्थापित हुआ था। और अब आगे चलते हैं मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह बच्चों 1921 ईस्वी में हुआ था। बच्चों, मोपला लोग केरल के मालाबार अंचल में रहने वाले इस्लाम धर्म में धर्मांतरित अरब एवं मलयाली मुसलमान थे। ठीक है, अधिकांश मोपला छोटे किसान या छोटे व्यापारी थे जो अपनी गरीबी और अशिक्षा के कारण थंगल कहे जाने वाले काजियों और मौलवियों के प्रभाव में थे। मोपला में बच्चों जो मालाबार में जो जमींदार थे मुख्यतः वो हिंदू थे अधिकांश। ठीक है, हिंदू, नामुदरी एवं नायर उच्च जाति के भूस्वामी थे। नामुदरी एवं नायर उच्च जाति के जमींदार थे और जो मुख्यतः अधिकांशतः काश्तकार थे वो मुस्लिम थे। ठीक है बच्चों, असहयोग आंदोलन के समय सबसे विराट एवं भयावह किसान आंदोलन केरल के मालाबार अंचल में शुरू हुआ, जो मोपला विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अब इसके कारण क्या थे? पहला कारण बच्चों, दीर्घ दिनों के अन्याय एवं सामंतवादी शोषण के खिलाफ यह आंदोलन हुआ। यानी जो मोपला किसान थे वो काफी समय से अन्याय और सामंतवादी शोषण झेल रहे थे। ठीक है, खलीफा राज्य की पुनर्स्थापित करने की कोशिश। बच्चों, इसी दौरान खिलाफत आंदोलन भी चला था। ठीक है, आपने पढ़ा है खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के काल में ही चल रहा है, तो उससे भी प्रेरित होकर इन किसानों ने आंदोलन किया था और असहयोग आंदोलन की लहर तो थी। ठीक है, इन तीन कारणों से मोपला विद्रोह शुरू हुआ और इस विद्रोह में हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया। ठीक है, अर्थात बच्चों यहाँ पर सैकड़ों हिंदुओं का वध कर दिया गया जो मुख्यतः जमींदार थे और हजारों हिंदुओं का धर्मांतरण किया गया। बच्चों, हिंदू मुस्लिम दंगा होने पर भी इसका मुख्य चरित्र सामंतवाद विरोधी था। क्या था? सामंतवाद विरोधी था। ठीक है बच्चों, विद्रोहियों ने जमींदारों के घरों, कचहरियों, थानों तथा अन्य सरकारी दफ्तरों पर धावा बोल दिया और पूरा इलाका एक तरह से हिंसा की चपेट में आ गया था। खिलाफत आंदोलन के नेता शौकत अली, गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने मोपला विद्रोहियों का समर्थन किया था। 15 फरवरी 1921 को सरकार ने इस क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर खिलाफत तथा कांग्रेस के नेता यू गोपाल मेनन, पी मोइनुद्दीन कोया, याकूब हसन तथा के माधवन नायर को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है बच्चों, इसके बाद पुलिस के साथ खूनी संघर्ष होता है इन मोपलाओं का और सैकड़ों विद्रोही मारे जाते हैं और अंत में सैनिक शासन की घोषणा कर दी गई इस इलाके में और मोपला विद्रोह को कुचल दिया गया। ठीक है, तो ये मोपला विद्रोह के बारे में आपने पढ़ा। अब हम लोग आते हैं एका आंदोलन। बच्चों, एका आंदोलन मतलब है यहाँ पर ये यूनिटी मूवमेंट। ठीक है, ये 1921 के अंत तथा 1922 के प्रारंभ का काल है और किसान आंदोलन इस दौरान हरदोई,
बहराइच और सीतापुर, अर्थात ये जो अवध का प्रांत है, हरदोई, बहराइच और सीतापुर जो जिले हैं, यहाँ पर शुरू हुआ। ठीक है, और यहाँ पे जो किसान आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। किसने किया था? मदारी पासी ने। बच्चों, एका आंदोलन का नेतृत्व जो पिछड़ी जाति के मदारी पासी हैं उन्होंने किया था, और आंदोलन का मुख्य मुद्दा स्वीकृत लगान से 50% अधिक लगान वसूलना था। यानी जितना लगान देना निश्चित किया गया था उससे 50% ज्यादा वसूला जा रहा था। ठीक है, आंदोलन अन्य किसान आंदोलनों से इस मामले में भिन्न था कि इसमें काश्तकारों के साथ छोटे स्तर के जमींदार भी शामिल थे। ठीक है, इसमें छोटे स्तर के जमींदार भी शामिल थे। एका आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था, इसलिए कालांतर में ये आंदोलनकारी अलग थलग पड़ गए, और 1 मार्च 1922 को सरकार ने विद्रोहियों से निपटने के लिए देशद्रोही बैठक अधिनियम पारित किया और आंदोलन को कुचल दिया गया। ठीक है, तो एका आंदोलन यूनिटी मूवमेंट अवध के क्षेत्र में मदारी पासी के नेतृत्व में चलाया गया था, जो मुख्यतः हरदोई, बहराइच और सीतापुर जिले में केंद्रित था। समझ गए? अब हम लोग आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बारदोली सत्याग्रह 1928। बच्चों, सूरत, गुजरात के बारदोली तालुके में 1928 में किसानों द्वारा लगान न अदायगी का आंदोलन चलाया गया। कहां पर? सूरत, गुजरात में। गुजरात के किसान आंदोलन में कुनबी पाटीदार जातियों के भूस्वामी किसानों ने ही नहीं बल्कि कालीपराज, काले लोग, जनजाति, ये जनजाति हैं बेटा, बच्चों आप लोग समझ लीजिएगा, ट्राइबल्स हैं और उनको क्या कहा जा रहा है? कालीपराज, जनजाति के लोगों ने भी हिस्सा लिया था। ठीक है, यानी भूस्वामियों के साथ साथ ये कालीपराज लोग भी इस आंदोलन में हिस्सा लिए। कालीपराज जनजाति की स्थिति बदतर थी क्योंकि उन्हें हाली पद्धति, एक पद्धति थी बच्चों, हाली पद्धति के अंतर्गत उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर के रूप में कार्य करना पड़ता था, जिसके अंतर्गत उन्हें सिर्फ जीने भर का भोजन और तन ढकने भर का कपड़ा मिलता था। बच्चों, बारदोली के मेहता बंधु थे, जिनमें कल्याण जी, कुंवर जी और दयाल जी। कौन कौन? कल्याण जी, कुंवर जी और दयाल जी ने किसानों के समर्थन में 1922 से ही आंदोलन चलाया हुआ था, लेकिन कालांतर में कपास की कीमत गिरने के बाद भी बंबई सरकार द्वारा लगान में 30% की वृद्धि कर देने के बाद मेहता बंधुओं ने लगान अदायगी रोक नामक सत्याग्रह का नेतृत्व गांधीवादी वल्लभ भाई पटेल को प्रदान किया। ठीक है, यानी कपास की कीमत गिर गई है, इसके बाद भी बंबई सरकार लगान में 30% का इजाफा कर दिया। ठीक है, टैक्स बढ़ा दिया गया बंबई सरकार द्वारा, और मेहता बंधुओं ने किसानों को संगठित करके लगान अदायगी रोक नामक सत्याग्रह शुरू किया था, और इसका नेतृत्व अब वल्लभ भाई पटेल को सौंप दिया गया है। ठीक है बच्चों, 1927 में कालीपराजों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए महात्मा गांधी ने इन कालीपराज यानी काले लोगों को रानी पराज की उपाधि यानी वनवासी की उपाधि प्रदान की थी। 4 फरवरी 1928 को बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने संभाल लिया था और बढ़ी हुई लगान के विरुद्ध सरकार को पत्र लिखकर पटेल ने जांच कराने की मांग की। ठीक है, यानी सरकार से जांच करने की मांग की जा रही है। पटेल ने यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगान न अदायगी हेतु किसानों को संगठित किया और किसानों ने बच्चों जो हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग थे गीता तथा कुरान पर हाथ रखकर लगान न देने की कसम खाई। किसान जो है इस वक्त संगठित हो चुके हैं वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, और कांग्रेस के नरमपंथी गुट जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों की मांगों की जांच करवाने का अनुरोध किया जा रहा है। और इस मुद्दे पर बच्चों जो आंदोलन चल रहा है ब्रिटेन की संसद में भी बहस हुई थी और वायसराय इरविन ने भी बंबई के गवर्नर विल्सन को मामले को शीघ्र निपटाने का निर्देश दिया था। बच्चों, सरकार ने ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल को बारदोली मामले की जांच का आदेश दिया। ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल इनको जांच करने की जिम्मेदारी मिली। जांच रिपोर्ट में बढ़ी हुई 30% लगान को अवैध करार दिया गया, यानी जो 30% टैक्स बढ़ा दिया गया था उसे इलीगल बताया गया। ठीक है, और बच्चों जांच रिपोर्ट में ये बताया गया
कि लगान की दर को कम किया जाए, जो 6.03% कर दिया गया। ठीक है, यानी सरकार ने लगान को घटाकर 6.03% कर दिया। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली का सफल किसान आंदोलन संपन्न हुआ और बच्चेगा बारदोली सत्याग्रह के समय ही यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। ध्यान से सुनिएगा, बारदोली सत्याग्रह के समय ही यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। ठीक है, आज